स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी हब। आज के इस वीडियो में हम अपनी लास्ट क्लास को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने एक नए चैप्टर को स्टार्ट किया था। द चैप्टर नेम इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसमें हमने देखा था कि इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ किस चीज़ पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है। हमने सबसे पहले सबसे इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि क्या होता है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है एंड फ्लावरिंग प्लांट कैसे प्लांट्स होते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट हमने डिस्कस किया था फ्लावर के बारे में। फ्लावर क्या होते हैं? फ्लावर इज द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। उसमें भी हमने फ्लावर को दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था कि फ्लावर पार्ट्स को इसेंशियल पार्ट्स एंड नॉन इसेंशियल पार्ट्स। इसेंशियल पार्ट ऐसे पार्ट्स थे जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते थे रिप्रोडक्शन में, एंड नॉन इसेंशियल डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते थे। डायरेक्टली इन्वॉल्व होने का मतलब कि जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट के फॉर्मेशन में वो हेल्प करते थे। और नॉन इसेंशियल वो रिप्रोडक्शन को इन्हेंस करते थे, बट वो स्पोर फॉर्मेशन मतलब गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करते हैं, इसीलिए उनको नॉन इसेंशियल पार्ट कहते हैं। तो इसेंशियल पार्ट में दो मेन पार्ट था, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। गाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड एंड्रोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आज की क्लास में हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डिटेल करेंगे। यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमें ध्यान रखना होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। इस पूरे लेक्चर में हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में देखेंगे कि फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे होते हैं। जब आप एक फ्लावर को देखते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं हिबिस्कस। हिबिस्कस बहुत कॉमन है, वो हमें इजीली हर घर में दिखाई देता है, ठीक है, मिल जाते हैं हर घर में। तो जब हिबिस्कस का प्लांट देखेंगे, मतलब फ्लावर देखेंगे, तो उसमें ऐसा रेड कलर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, एंड देन फिर वहाँ यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर्स कुछ दिखेंगे। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है? ये एंड्रोसियम है, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? एंड्रोसियम। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, ये फ्लावर है, ठीक है। फ्लावर में क्या, ये जो पार्ट्स पूरे दिख रहे हैं, ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं एंड्रोसियम, ठीक है। सेम इस फ्लावर में भी, यहाँ पे भी ये क्या है? एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम is the male reproductive organ of flower, ठीक है। फ्लावर का जो एंड्रोसियम हम किसे कहते हैं? इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। इस पूरे को हम एंड्रोसियम कह रहे हैं। इसमें से एक हम निकाल के देखते हैं, ठीक है, जो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर का दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इस पूरे को हम बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन इज द बेसिक यूनिट ऑफ द एंड्रोसियम, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। तो वो यूनिट क्या है? स्टेमन है। पूरे कलेक्शन को हम एंड्रोसियम बोलेंगे, और उस कलेक्शन में एक को हम निकाल के देखते हैं, एक को लेकर के देखते हैं, तो उसे हम स्टेमन बोलते हैं। तो स्टेमन क्या होता है? इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ एंड्रोसियम। एंड्रोसियम, ठीक है। तो स्टेमन के बारे में पढ़ते हैं हम। स्टेम ये है क्या? इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ एंड्रोसियम। एंड्रोसियम, ठीक है। ये जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, स्टेमन का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो स्टेमन के पास दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट टू पार्ट्स, ठीक है। टू एसेंशियल पार्ट भी बोल सकते हैं, टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज द, यहाँ पे से स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है ना, ये स्ट्रक्चर, ये जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं एंथर। स्टेमन, अच्छा, अगर हम देखें एंड्रोसियम, एंड्रोसियम की भी बेसिक यूनिट क्या हो गए? स्टेमन, और स्टेमन में भी क्या हो गया? एंथर। तो एंथर कैसा होता है? ये स्ट्रक्चर हम देखेंगे यहाँ पे,
तो ये कैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, कुछ ऐसा बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, एंथर। एंड एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना है, लॉन्ग सिलेंडर स्ट्रक्चर है ये। वेट, हाँ, ये जो लॉन्ग सिलेंडर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। ओके, दिस इज नोन एज फिलामेंट। तो ये कैसा होता है, लॉन्ग सिलेंडर स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, फिलामेंट बोलते हैं। जो जो स्पोर्स होते हैं, माइक्रोस्पोर, वो एंथर में प्रेजेंट होते हैं। एंड फिलामेंट का काम क्या होता है, ये फ्लावर से अटैच के लिए होता है। ठीक है, मतलब अगर हम देखें स्टेमन देखें तो स्टेमन के दो पार्ट हो गए, एक एंथर पार्ट हो गया, दूसरा क्या हो गया, फिलामेंट पार्ट हो गया। एंथर पार्ट जिसमें माइक्रोस्पोर बनते हैं, जहाँ पे गेमेट्स रहते हैं, ठीक है, वो होता है, वो वाला पार्ट होता है। एंड फिलामेंट क्या करता है, ये अटैचमेंट में हेल्प करता है। किससे अटैच्ड होता है, इसका जो प्रॉक्सिमल एंड है, ठीक है, ये क्या हो गया, एक फिलामेंट। ये क्या है, एंथर, एंड दिस इज फिलामेंट। तो जो फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल एंड होता है, इस एंड को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड। ठीक है, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है कि पास में। तो फ्लावर के पास जो जो भी पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फिलामेंट का प्रॉक्सिमल पार्ट। तो प्रॉक्सिमल पार्ट अटैच्ड होता है, इट अटैच्ड विथ थैलेमस। थैलेमस क्या होता है, फ्लावर जब हम देखते हैं, फ्लावर का देखेंगे तो फ्लावर का ये जो स्वेलन पार्ट होता है, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था व्हाट इज थैलेमस। फ्लावर का जो स्वेलन पार्ट होता है, जिससे पूरे फ्लावर के सारे पार्ट्स अटैच्ड होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं। तो फ्लावर का फिलामेंट का कौन सा पार्ट थैलेमस से अटैच्ड होता है, प्रॉक्सिमल एंड। प्रॉक्सिमल एंड अटैच्ड होता है थैलेमस से। थैलेमस क्या होता है, इट इज द बेस ऑफ द फ्लावर, जिससे फ्लावर के सारे पार्ट्स अटैच्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाला जो एंड है, ये वाला एंड, ये वाला एंड कैसा कैसा एंड होता है, प्रॉक्सिमल एंड होता है, जहाँ से ये अटैच्ड होता है, किससे, थैलेमस से। एंड इसका डिस्टल एंड, ठीक है, ये वाला एंड क्या होता है, डिस्टल एंड होता है। डिस्टल का मतलब दूर। ठीक है, तो डिस्टल एंड किससे अटैच होता है, एंथर बाइलोब स्ट्रक्चर से अटैच होता है। तो स्टेमन का स्ट्रक्चर समझ में आया कि स्टेमन है क्या, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द एंड्रोसियम। इसके दो मेन पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज द एंथर, जो कि बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, और यहीं पे स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। एंड देन फिर फिलामेंट, ठीक है, ये फिलामेंट अटैचमेंट के लिए होता है, तो दिस इज फॉर द अटैचमेंट, फ्लावर्स से अटैच्ड होने के लिए ये होता है। तो अब हम डिटेल करते हैं एंथर। ठीक है, क्योंकि एंथर ही इम्पॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन भी आते हैं ज़्यादातर। तो हमारा कौन सा पार्ट होगा, एंथर। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंथर। एंथर का जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो एंथर कैसा स्ट्रक्चर होता है, इट इज द बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर का मतलब इसमें दो लोब प्रेजेंट होते हैं, एक लोब ये हो गया, दूसरा लोब क्या हो गया, ये लो। तो एंथर कैसा स्ट्रक्चर है, इट इज द बाई लोब्ड स्ट्रक्चर। बाई लोब्ड स्ट्रक्चर। एंड एंथर को हम ये भी बोलते हैं, इट इज द बाइथिकस स्ट्रक्चर। बाइथिकस, बाइथिकस क्यों बोल रहा है, क्योंकि जितने भी ये एक लोब में कितने, दो थीका प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, थीका एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है। तो एक लोब में दो थीका प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए एंथर को हम बाइथीकस भी बोलते हैं। ठीक है, ईच लोब हैज टू थीका, ईच लोब हैज टू थीका। अगर इन जनरल देखें तो पूरे एंथर में कितने थीका होते हैं, चार थीका होते हैं, बट एक लोब में कितना थीका होता है, दो थीका होता है। दैट इज वाई एंथर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बाइथीकस। ईच लोब हैज टू थीका। थीका है क्या, एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया होगा। एंड ईच लोब हैज टू थीका, ठीक है, एंड ईच थीका हैज माइक्रोस्पोरेंजियम। अभी मैंने बोला है ना,
कि क्या होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है माइक्रोस्पोरेंजियम। तो एक एंथर के पास कितना माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया? एक एंथर के पास 4 माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया, क्योंकि जितने भी थीका हैं सारे थीका के पास क्या है, अगर एक एंथर के पास देखें तो एक एंथर के पास 4 थीका होते हैं। ठीक है, एक लोब में 2 थीका होते हैं और दोनों लोब में 4 थीका होते हैं, और ये चारों थीका के पास क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। तो ईच थीका हैज माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजिया एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसी में माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है एंड यहीं पे माइक्रोस्पोर प्रेजेंट होते हैं। ये माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर डेवलप करके पॉलन सैक का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, मतलब जब एंथर मेच्योर नहीं हुआ है तब ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, जब एंथर मेच्योर हो जाता है तब यही माइक्रोस्पोरेंजियम पॉलन सैक में कन्वर्ट हो जाता है। तो एंथर के पास कितने माइक्रोस्पोरेंजियम हो गए? एंथर हैज 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? टेट्रा स्पोरेंजियल बोलते हैं। टेट्रा स्पोरेंजियल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कितने हैं? 1 2 3 4, 4 है तो 4 मीन्स टेट्रा। तो 4 स्पोरेंजियल, 4 माइक्रोस्पोरेंजियल, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? टेट्रा स्पोरेंजियल। एंड ये जो चारों माइक्रोस्पोरेंजियम ये 4 डिफरेंट कॉर्नर पे प्रेजेंट है ना? एक कॉर्नर ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो ये सारे माइक्रोस्पोरेंजियम 4 डिफरेंट कॉर्नर पे प्रेजेंट है, इसीलिए इसको टेट्रागोनल भी बोला जाता है। तो all 4 microsporangium present at 4 different corner। इसलिए हम क्या बोलते हैं? टेट्रागोनल। ठीक है, तो इतना समझ में आया। एंथर हम डिटेल किए। एंथर में हम क्या क्या पढ़े? सबसे पहले एंथर कैसा स्ट्रक्चर होता है? बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एमसीक्यूज में यहाँ से बन सकता है कि बाइलोब होता है, ट्राइलोब होता है। बाई मीन्स होता है 2। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कितने लोब होते हैं? 2 लोब होते हैं। बाइथिकस होता है। बाइथिकस के सेंस में होता है ईच लोब हैज 2 थीका। एक लोब के पास 2 थीका होता है और 2 लोब के पास 4 थीका होंगे। तो इन जनरल एंथर के पास 4 थीका होते हैं एंड ईच थीका हैज माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, जितने भी थीका हैं सब सारे थीका के पास माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है, इसीलिए हम ये बोलते हैं कि एंथर के पास 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, इसीलिए इसे टेट्रास्पोरेंजियल भी बोलते हैं। एंड ये चारों माइक्रोस्पोरेंजियम 4 डिफरेंट कॉर्नर पे प्रेजेंट है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? और टेट्रागोनल। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम फर्दर डेवलप करके, ठीक है, डेवलप करता है किस में कन्वर्ट हो जाता है? पॉलन सैक में। फर्दर डेवलप टू फॉर्म पॉलन सैक। पॉलन सैक। ठीक है, अब हम माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नेक्स्ट हमारा किस पे हम देखेंगे? सबसे पहले एंड्रोसियम। एंड्रोसियम में से स्टेमन में भी एंथर, और एंथर में भी हम किस पे जा रहे? स्पेसिफिकली हम किसको स्टडी करेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगा? स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। जब हम एंथर का टीएस काटेंगे, ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम के जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये कैसा होता है? सर्कुलर अपीयर होता है। ठीक है, सर्कुलर दिखाई देता है। तो अपीयरेंस कैसा है? सर्कुलर अपीयरेंस।
इसमें 4 वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 4 यहाँ पे डिफरेंट वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो इम्पोर्टेंट होता है इसको प्रोटेक्ट भी करते हैं, ठीक है, कुछ न्यूट्रिशन होते हैं। तो ये चार क्या होंगे, ये 4 लेयर्स दिखाई दे रहे हैं, ये क्या होते हैं, सराउंडेड होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम सराउंडेड होता है 4 लेयर्स से, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम surrounded by 4 layers, ठीक है। कौन कौन से लेयर है, जो फर्स्ट लेयर दिखाई दे रही है सबसे आउटर लेयर, इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, ठीक है। एपी वर्ड का मतलब होता है अपर, तो एंड सबसे आउटर वाली जो लेयर है उसे हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। देन फिर एपिडर्मिस के नीचे एक लेयर प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। एंड फिर एंडोडर्मिस के नीचे भी एक लेयर प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं मिडिल लेयर। एंड लास्ट वन इज द इनर मोस्ट लेयर इज द टैपेटम, ठीक है। टैपेटम इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से नीट और बोर्ड में भी कई सारे क्वेश्चन आए हैं एमसीक्यूज में। यहाँ से इसका मेन ना फंक्शन पूछता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टैपेटम। तो अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें कितने लेयर दिखाई देते हैं, 4 डिफरेंट लेयर दिखाई देते हैं, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। और ये जो यहाँ पे जो टिश्यू दिखाई दे रहा है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियल टिश्यू। इसको क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियल ठीक है। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं सारे डिफरेंट। सबसे पहला है हमारा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम। एपिडर्मिस ना कहीं पे भी पढ़ेंगे, कोई अभी जब मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर आता है 11th में, वहां पे देखेंगे कि एपिडर्मिस हमेशा आउटर लेयर ही होता है, किसी भी टिश्यू का आउटर लेयर क्या होता है, एपिडर्मिस होता है। तो इट इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड सिंगल लेयर होता है, ठीक है। मतलब अगर स्ट्रक्चर है तो ये क्या होगा, ऐसे करके ये बना होगा, तो सिंगल लेयर होगा। फंक्शन क्या होता है एपिडर्मिस का, ये प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है, मतलब कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। तो कैसा होता है, प्रोटेक्टिव इन नेचर। एपिडर्मिस के बाद क्या था, नेक्स्ट हमारा एंडोडर्मिस। सेकेंड लेयर होती है एंडोडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है, ये भी सिंगल लेयर है, लाइक एपिडर्मिस, ये भी कैसे होते हैं, सिंगल लेयर। यहाँ पे लेयर लिख देते हैं, सिंगल लेयर। एंडोडर्मिस का काम भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है, थिक हो भी होता है, ठीक है, थिक। एंड इसका काम भी क्या है, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ये भी कैसा है, प्रोटेक्टिव नेचर। बट एंडोडर्मिस का एक मेन और फंक्शन है, ये हेल्प करता है डेहिसेंस में। डेहिसेंस का मतलब क्या होता है कि जब एंथर मेच्योर हो जाता है और जब पॉलन ग्रेन को रिलीज करना होता है तो एंथर क्या करते हैं, ब्रस्ट आउट करते हैं, मतलब फट जाता है एंथर, तो उसको हम बोलते हैं डेहिसेंस। तो एंथर के फटने में कौन हेल्प करता है, हेल्प करता है एंडोडर्मिस, क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है, वाटर के प्रेशर की वजह से क्या होता है कि ये डेहिसेंस करता है। तो इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, जो कि हेल्प करता है, हेल्प इन डेहिसेंस। डेहिसेंस का मतलब
ब्रस्ट आउट करना, ठीक है। एंथर जब मेच्योर हो जाता है, जब पॉलन ग्रेन को रिलीज करना होता है तो ये क्या करते हैं, फट जाते हैं, डेhiscence होता है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड लेयर, मिडिल लेयर। थर्ड इज द मिडिल लेयर। मिडिल लेयर ये भी प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है, बट डिफरेंस क्या है एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस से, ये मल्टीपल लेयर होते हैं, ठीक है। अप्रोक्स 2 to 3 लेयर होता है, ये मल्टीपल लेयर है, 2 to 3 लेयर होता है, एंड ये डीजनरेट हो जाता है आफ्टर सम टाइम। कुछ टाइम के बाद ये क्या होता है, डीजनरेट हो जाता है। तो ये तीनों लेयर समझ में आए। इन तीनों का मेन काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। एंडोडर्मिस का प्रोटेक्शन प्लस डेhiscence दोनों में हेल्प करता है। फिर आता है हमारा सबसे लास्ट, द इनर मोस्ट लेयर इज, सॉरी फोर्थ है ना, फोर्थ इज टैपेटम। टैपेटम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए, कई बार क्वेश्चन आया हुआ यहाँ से। इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है, क्या करता है ये, यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। देखो इन जनरल जितने भी सेल्स होते हैं मोस्टली सेल में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। बट यहाँ जो टैपेटम होता है, टैपेटम कैसा स्ट्रक्चर होता है, इनमें मल्टीपल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। तो मोर देन वन न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट, एक से ज्यादा न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर जैसे एक सेल है और एक सेल में एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, और एक सेल है वहीं पे कई सारा न्यूक्लियस है, उन सब में जेनेटिक मटेरियल होगा, डीएनए कंटेंट सब में होगा। तो दोनों में से डीएनए कंटेंट किसमें ज्यादा होगा, इस वाले में, है ना, जिसमें ज्यादा न्यूक्लियस है। तो टैपेटम कैसा होता है, इसमें मोर देन वन न्यूक्लियाई है, तो यहाँ पे डीएनए कंटेंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो हैज मोर डीएनए कंटेंट। डीएनए कंटेंट मतलब जेनेटिक मटेरियल। डेंस साइटोप्लाज्म है, ज्यादा न्यूक्लियस है नहीं, इसीलिए साइटोप्लाज्म कैसा हो जाता है, डेंस हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, डेंस साइटोप्लाज्म। एंड न्यूट्रिटिव इन नेचर, मेन काम क्या है इसका, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसे आया था कि अगर कोई स्ट्रक्चर, एंथर का स्ट्रक्चर है माइक्रोस्पोरेंजियम, उसमें टैपेटम नहीं है, तो क्या न्यूट्रिशन, तो मतलब टैपेटम एब्सेंट है, तो क्या वो माइक्रोस्पोरेंजियम ग्रो करेगा, मतलब उसमें ग्रोथ होगी, नहीं होगा ना, क्योंकि न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा, तो ग्रोथ तो होगा नहीं। तो ये कैसा होता है, न्यूट्रिटिव इन नेचर। तो ये सब हमने क्या पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम को पढ़ा, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम में एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडिल एंड टैपेटम। टैपेटम को याद रखिएगा, यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं।